नेतन्याहू की तरफ से जो एक एड्रेस किया गया है जिसमें वो ऑपरेशन राइजिंग लायन के बारे में जिक्र करते हैं, ईरान की जनता को सीधे तौर पर वो एड्रेस करते हुए कहते हैं कि वो उनके हक की लड़ाई की बात कर रहे हैं, उनको उठ खड़ा होने के लिए कह रहे हैं। ईरान और इजरायल के बीच बेहतर संबंधों जो कि लंबे समय से चलते रहे हैं, मौजूदा सत्ता के विरुद्ध बातें कर रहे हैं, किस तरीके से ईरान को और किस मंशा से उस पर अटैक किया गया है, इन चीजों की बात कर रहे हैं। ये सारी चीजें एक तरफ हैं, लेकिन जनरल सिवाज, पहले हम सुन लेते हैं बेंजामिन नेतन्याहू ने क्या कहा है, फिर सवालों पर आते हैं। तो नेतन्याहू की बातें हमने सुनी, लेकिन जनरल सिवाज, हमने साथ में हमारे साथ पैनल में दो ईरान के पत्रकार हैं, उनकी भी बातें हमने सुनी। अभी तक हमास से लड़ना, हुथी रेबल से लड़ना, लेबनान को ये कहना कि आपकी जमीन से आप आतंक का इस्तेमाल नहीं कर सकते, और ईरान से एक लड़ाई छेड़ देना। आपको लगता है कि ईरान, मतलब उनकी बातों को आपने सुना है, वो कह रहे हैं कि हम नेशनलिस्ट, हम हमारी आवाम हमारी सबसे बड़ी ताकत है। आपको लगता है कि इस तरह की बमबारी से ईरान को झुकाया जा सकता है? देखो श्वेता, दोनों बातें हैं। एक बात तो मान के चलना पड़ेगा, जो मिलिट्री ऑब्जेक्टिव हैं इजराइल के, बहुत अच्छी तरीके से नेतन्याहू ने बोला कि एक तो हम न्यूक्लियर थ्रेट को बर्बाद करना चाहते हैं, दूसरा जो इसकी मिसाइल थ्रेट है उसको बता, क्योंकि चक्कर ये है कि इजराइल और ईरान के बीच में 1500 से 2000 का डिस्टेंस है। ग्राउंड का कोई हमला नहीं हो सकता, हमला होगा तो एयर अटैक होगा। अब बात आती है कि जिस प्रकार से अब इजराइल हमले कर रहा है, आप बात करते हैं होती रेबल की, हमास की, हिजबुल्लाह की, इनको उसने काफी हद तक डिग्रेड कर दिया। इसी प्रकार से वो आज ईरान की इतनी मदद नहीं कर पाएंगे। अब ये इजराइल वर्सेस ईरान है, और उसके अंदर जो कॉम्बैट पावर इजराइल की है, जिसके अंदर वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर वारफेयर, स्पेस वारफेयर, और जो हथियार दिए हुए हैं अमेरिका के, उसका इंटेलिजेंस, प्लस मोसाद का बहुत अच्छी तरीके से इन्फिल्ट्रेशन होना ईरान के अंदर, उसमें इजराइल के पास बहुत ज्यादा एज है ईरान के ऊपर। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कहीं ना कहीं डिससेटिस्फैक्शन है ईरान के अंदर, इकोनॉमिकली ईरान इतना अच्छा नहीं कर रहा, तो कहीं ना कहीं नेतन्याहू टारगेट कर रहे हैं पॉपुलेशन को, आवाम को, कि आप अभी डिससेटिस्फाई हैं, ये सही मौका है, आप सड़कों पे आए, आप आंदोलन करें, ये जो सुप्रीम लीडर है अयातुल्लाह खमानी, उसके अगेंस्ट जाए। अब ये कितना सक्सेसफुल होता तो वो समय बताएगा, मगर वो उस हिसाब से जा रहे हैं। अब समझ आता है कि क्या ये लड़ाई खत्म हो सकती है। मुझे लगता है लड़ाई दो तरीके से खत्म हो सकती है। अगर ईरान जो अमेरिका के बेसिस को हिट नहीं करता तो फिर ये अमेरिका नहीं आएगा, ये इजराइल वर्सेस ईरान है, और इजराइल ने काफी हद तक सक्सेस अचीव कर ली है। अब उसके न्यूक्लियर फैसिलिटी को इतना डिग्रेड कर दिया है, मुझे लगता नहीं कि आने वाले चंद एक समय में इजराइल ने ऐसा कर दिया कि ईरान हथियार नहीं बना पाएगा, और इसी प्रकार से मिसाइल भी। मुझे लगता है ये लड़ाई रुक सकती है अगले 3-4 दिन में, अगर ये आपस में ही रहता है। मगर इसका दायरा अगर बढ़ता है, अगर अमेरिका के ऊपर हमला होता है उसकी बेसिस पे, फिर ये लड़ाई ज्यादा फैलेगी, फिर इसमें चीन और रूस भी आ सकते हैं, उसकी आशंका बन सकती है। मगर मुझे लग रहा है कि बैक चैनल डिप्लोमेसी जोरों से चली है ओमान के अंदर। ये जो 60 दिन की बात थी, इसमें बहुत सच्चाई है कि डोनाल्ड ट्रंप ने 60 दिन की विंडो दी थी, और ये जो हमला किया इजराइल ने वो 61वें दिन किया। तो इसका मतलब 60 दिन का उन्होंने वेट किया, उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं बातचीत से नतीजा निकले, मगर ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं ईरान छुपा रहा है कई चीजें। बड़ी खबर अपने दर्शकों को हम बता देते हैं, इसी संघर्ष से जुड़ी हुई, क्योंकि हमने दिखाया कि नेतन्याहू ने किस तरीके से ईरान के लोगों को एड्रेस किया सीधा, और क्या क्या बातें कही हैं। अब ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं खामेनी, उनकी तरफ से जो बातें कही गई हैं, इजराइल ने युद्ध की शुरुआत कर दी है, वो ये मान रहे हैं, इसे कोई नॉर्मल कॉन्फ्लिक्ट या इजराइल की तरफ से एक स्ट्राइक नहीं मान रहे हैं, वो कह रहे हैं युद्ध की शुरुआत कर दी है। वो कहते हैं कि अब इजराइल जंग के बीच से नहीं निकल सकता। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनी का यह बड़ा बयान है, इजराइल ने युद्ध की शुरुआत कर दी है, अब इस जंग के बीच से वो नहीं निकल सकता है, ये बात वो कह रहे हैं। तो ऐसे में इजराइल वाकई अब आगे क्या करता है वो देखना है। तो जो बात वो कह रहे हैं ओरेन बेंजामिन, मैं आपसे आपको जोड़ना चाहती हूं। वो कह रहे हैं कि अब युद्ध शुरू हो गया है, ये कोई स्ट्राइक नहीं है,
अब इजराइल इसके बीच से नहीं निकल सकता है। आपने मुझे सवाल किया है श्वेता, क्वेश्चन। और आप सुन पा रहे हैं मुझे? वो मैं जो ईरान की तरफ से जो स्टेटमेंट दिया गया है कि इजराइल ये नहीं समझे कि उसने स्टार्ट कर दिया है, अब ये स्टार्ट कर दिया और खत्म कर दिया है, ये अब स्टार्ट हो चुका है और अब हम वॉर के बीच हैं। अगर ईरान की तरफ से ये कहा जाता है तो मतलब ऐसा नहीं है कि इजराइल ने एक पिन पॉइंटेड स्ट्राइक्स अपने टारगेट्स चुनकर कर दिया, अब ये शुरू हो चुका है और ये अब इसका अंजाम आगे देखा जाएगा। اگه هر جایی عجله سرنوشتی باشه که الان ببینم همین الان عجله دنبالم می‌بینم مثلا وقتی به اکسره قبل چیزی که هست اصلا من جا رو برای ما یه چیزی مشخص اولا اساسا رو ما باید ببریم یه جا بزنیم बोल दिया कि ओरेन हमारी आवाज नहीं सुन पा रहे हैं अभी, लेकिन प्रणय ये बताइए कि जब नेतन्याहू अगर एड्रेस करते हैं ईरान की जनता को सीधे सीधे, विमेन फ्रीडम की बात करते हैं, लाइफ की बात करते हैं, यानी कि जिंदगी और साथ में आजादी, क्या वहां की आवाम उनकी बात सुनने को तैयार है? और बहुत दिलचस्प जो 2 फ्लैग्स आप दिखा रहे हैं, आपका ही भेजा हुआ ये जो 1979 का ईरान का फ्लैग और अब जो राइजिंग लायन का पोस्टर है आईडीएफ का, क्या पढ़ रहे हैं इन संकेतों में आप? देखिए श्वेता, जंग में प्रतीकों की बड़ी भूमिका होती है। जो मैसेज है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। आखिर राइजिंग लायन ही क्यों, इस ऑपरेशन का नाम राइजिंग लायन क्यों दिया गया? और उसके साथ साथ बेंजामिन नेतन्याहू यहां पर एक तरफ परमाणु हथियारों की ताकत ईरान की कम करने की बात कर रहे हैं, सीधे टारगेट कर रहे हैं, मिलिट्री कैपेबिलिटी को खत्म करने की बात कर रहे हैं, लेकिन साथ ही ये मैसेज दे रहे हैं कि उनकी जंग ईरान के लोगों के खिलाफ नहीं है। यानी वो डिस्टिंक्शन करने की कोशिश कर रहे हैं कि ईरान की सत्ता और ईरान की जनता, ये दोनों अलग अलग है। वो ईरान की जनता के खिलाफ नहीं है, लेकिन ईरान की सत्ता के खिलाफ हैं और वो ईरान की सत्ता में परिवर्तन की बात कर रहे हैं। ये पहला मौका नहीं है श्वेता जब इस तरीके की बातें आई हों। इससे पहले आपको याद होगा कि बुर्के के खिलाफ महिलाओं का जो प्रदर्शन ईरान के अंदर देखने को मिला था, जिस तरीके से वहां पर विरोध प्रदर्शन हुए थे, खासतौर पर महिलाएं जिस तरीके से सामने आई थीं, उसके बाद से ये लगातार चर्निंग चल रही है। ईरान दुनिया के उन देशों में है जहां पर एक बहुत बड़ी आबादी युवाओं की रहती है, लेकिन इन तमाम रेजिम चेंज की बातों के बीच में एक सोशल बिहेवियर होता है किसी भी देश का। जब किसी भी देश की संप्रभुता के ऊपर संकट आता है तो आमतौर पर रैलिंग अराउंड द फ्लैग का फिनोमेना देखने को मिलता है। देश को के आसपास या देश की सत्ता या सेना के आसपास जो है लोग एकजुट हो जाते हैं। इसलिए यह उम्मीद करना कि इस समय ईरान में विद्रोह हो जाएगा वो एक अलग बात है, लेकिन जैसा प्रतीकों की हम बात कर रहे हैं तो ईरान ने के राइजिंग लायन ऑपरेशन के साथ ईरान को स्ट्राइक करने में कहीं ना कहीं एक मैसेज भी है कि प्री 1979 यानी इस्लामिक रेवोल्यूशन के पहले के ईरान के अंदर जो ध्वज के अंदर लायन था उसे एक बार फिर जगाने की बात बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिका करते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं। लेकिन एक बड़ा और महत्वपूर्ण पॉइंट यहां पर यह है श्वेता, जो सवाल आपने अभी थोड़ी देर पहले हमारे पैनलिस्ट से भी पूछा कि इस स्ट्राइक के बाद क्या ईरान की न्यूक्लियर कैपेबिलिटी कम हो जाएगी, खत्म हो जाएगी? ईरान परमाणु बम से कितना नजदीक, कितना दूर? यहां पर यह नहीं भूलना चाहिए कि ईरान दुनिया के उन देशों में है जिनके पास में अपनी न्यूक्लियर, जिनके पास अपनी यूरेनियम माइंस भी हैं। यानी आपके पास ये जब कच्चा माल हो, आपके पास में टेक्नोलॉजी हो, तो फिर बम से बहुत ज्यादा दूर ईरान को रखना एक खतरनाक होगा। इसमें एक बड़ा जो चैलेंज है अमेरिका के सामने वो ये है कि दुनिया इस बात को लेकर अमेरिका को कटघरे में खड़ा कर सकती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इजराइल को शय देकर उसने न्यूक्लियर पावर बनने में ईरान की मदद कर दी हो, क्योंकि अगर ईरान न्यूक्लियर टेस्ट कर लेता है, ऐलान कर देता है, तो उसके बाद स्थिति जो है वो हाथ से निकल सकती है। खबर इस समय की और बता दें कि ईरान पर इजराइल की तरफ से फिर ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। यानी पहला हमला इजराइल का रहा, जिसके बाद ईरान की तरफ से मिसाइलों को दागा गया। अब ईरान पर इजराइल ने ताबड़तोड़ हमले किए हैं। इजराइल का पश्चिमी ईरान के असदाबाद में हमला हुआ है। पश्चिमी ईरान के असदाबाद में इजराइल का यह हमला है। और इसके साथ ही जिस पहले सवाल के साथ हमने शुरुआत की थी सुमित, कि क्या एस्केलेशन कहां तक ये जाएगा, इजराइल ईरान दोनों के बीच का जो ये संघर्ष है, पहले ही कम से कम उनके आसपास के देश बटे हुए दिखते हैं, दुनिया बटी हुई दिखती है। बड़े देशों को क्या आप इसमें उतरता देख रहे हैं? अमेरिका जिस तरीके से इस मुद्दे पर उसका पर्सनल इन्वॉल्वमेंट भी समझ में आता है, क्या उसको आप खुले तौर पर उतरता देख रहे हैं सुमित, युद्ध में, लड़ाई में? और उसकी
उसकी पूरी कोशिश होगी कि वो एक जवाब अमेरिका को भी दे। और इसी वजह से अगर आप देखें मिडिल ईस्ट के कई बेसिस के ऊपर, अमेरिकी बेसिस के ऊपर लगातार अलर्ट जारी भी कर दिया गया। अभी लगातार जिस तरीके से कहा जा रहा है कि ईरान के वेस्टर्न बॉर्डर्स के ऊपर, तेहरान के अलावा वेस्टर्न बॉर्डर्स पर भी लगातार इजराइल ने दोबारा से स्ट्राइक्स की हैं, खासतौर पर उन मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को, उन एयर डिफेंस सिस्टम्स को, जो लगातार उसको आप कह सकते हैं कि एक बड़ा थ्रेट दे सकते थे। लेकिन अभी इंपॉर्टेंट यह है कि ईरान के लिए क्या मुश्किल होगा ईरान अगर दोबारा से रिटेलिएट करता है, क्योंकि ईरान की तरफ से अभी एक खबरें आ रही हैं लगातार मीडिया से कि 2000 से ज्यादा मिसाइलों से ईरान अटैक कर सकता है इजराइल के अलग अलग इलाकों में, और उसकी कोशिश होगी मिडिल ईस्ट में भी अमेरिका को एक तरीके के संदेश देने की। तो ये अगर ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर ये बढ़ेगा, ये बहुत तेजी से बढ़ेगा, और इसमें फिर अमेरिका को सीधे तौर पर शायद उतरना भी पड़े। लेकिन अभी जिस तरीके का सपोर्ट ईरान को रशिया से मिल रहा है, चीन से मिल रहा है, नॉर्थ कोरिया से मिल रहा है, ऐसा लग रहा है कि ईरान भी ये पूरी कोशिश कर रहा है कि ये सारे कदम उठाने से पहले अपने लिए एक अलायंस, अपने लिए एक सपोर्ट तैयार कर ले, क्योंकि अगर ये जंग हुई, अगर ये आगे बढ़ता रहा चीजें, तो निश्चित तौर पर लंबे तौर पर खींचेगा। क्योंकि अगर अलायंसेस बढ़ते रहते हैं तो सीधा क्या इशारा हो जाता है कि दुनिया दो गुटों में, और उसके बाद क्या इशारा होता है कि एक विश्व युद्ध की स्थिति। इस समय दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जिस तरह की चीजें हो रही हैं, ओरेन अगर आपको हमारी आवाज आ रही है तो आपसे हम जानना चाह रहे थे उस समय कि खामेनेई की तरफ से अगर ये बात कही जाती है कि इजराइल ये नहीं समझे कि उसने स्ट्राइक किया है और वो खत्म, अब ये युद्ध की शुरुआत हो गई है, क्या इजराइल का जो पहला एक्शन था वो एक युद्ध को सोचते हुए था कि एक पहले से ही हमास के खिलाफ आपकी कार्रवाई गाजा में चलती रही है, हर जगह जो इजराइल के ऊपर अगर टेररिस्ट अटैक होते हैं उन सबको खामोश करने की, लेकिन ईरान से अगर लड़ाई होगी तो इसके मायने, इसके मतलब बहुत अलग हो जाते हैं। देखिए, ईरान का जो न्यूक्लियर सिस्टम है वो इसराइल के लिए बहुत बड़ा खतरा था, आज भी है और कल भी रहेगा। मगर ये सिर्फ इसराइल के लिए नहीं है, ये पूरी दुनिया के लिए खतरा है। और इसराइल एक अकेला देश है जो आगे बढ़ के पूरी दुनिया को बता रहा था कि यह पे हमला कर सकता है, इसराइल को खत्म कर सकता है। उनके बड़े बड़े नेताओं ने, उनके बड़े बड़े आर्मी के अधिकारियों ने यही कहा है कि हमें इसराइल को पूरी तरह से खत्म करना है। अगर आप कल का इसराइल का जो अटैक देखेंगे वो न्यूक्लियर साइट पे है, और ईरान ने जो अटैक किया है इसराइल पर वो सिविलियन एरियाज पर है। तो दोनों तरफ आप देख सकते हो कि कहां पर अटैक हो रहे हैं। इसराइली अटैक जो कर रहा है ईरान पर वो न्यूक्लियर बेसिस पे है। और मुझे लगता है कि बेंजामिन नेतन्याहू ने जो कहा है वही कहा है कि जो उनके जो नागरिक है उन्होंने समझना चाहिए कि उन्हें तरक्की करना है, तो उन्हें ये सब छोड़ के आगे बढ़ना है। और इसराइल वही चाहता है कि पीस चाहता है पूरी दुनिया में। मगर जब इसराइल को कोई धमकी देता है कि हम तुम्हें खत्म कर देंगे, तो जरूरी है कि इसराइल को अपनी खुद की सुरक्षा करनी चाहिए। शांति की चाहत में जिस तरह की स्थिति पूरी दुनिया में होती जा रही है, उसी क्रम में एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं कि सीरियन एयरलाइंस ने अपनी सभी उड़ानों को रद्द कर दिया है, ये कहते हुए कि स्थिति पर नजर रहेगी और उसके हिसाब से फैसला लिया जाएगा। सीरियन एयरलाइंस ने सभी उड़ानों को रद्द किया है, स्थिति में सुधार होने तक सभी उड़ानों को रद्द किया जा रहा है। सीरियन एयरलाइंस ने इन सभी उड़ानों को रद्द कर दिया है। तो एयर स्पेसेस तो आप देखिए एक के बाद एक किस तरीके से सारे देशों के ऊपर से बंद हो रहे हैं, कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाने में जो अंतराल है वो कितना बढ़ता जा रहा है, और उस सब के बीच एक एक करके ये नए फैसले भी बताए जा रहे हैं। जनरल प्रसाद, भारत का रुख भी हम आपसे समझना चाहते हैं, भारत का रुख भी इस समय जानना चाहते हैं। एक ऐसा देश जो अभी अभी हमने ऑपरेशन सिंदूर को पूरा करके ये कहा कि हमारा ये ऑपरेशन आतंक के विरुद्ध चलता रहेगा। भारत एक ऐसा देश जो युद्ध के कॉस्ट को समझता है, दुनिया को शांति का संदेश देता है। इस समय का ये कॉन्फ्लिक्ट हम भारत के हिसाब से कैसे देखें? एयर वाइस मार्शल श्रीवास्तव, मैं आपसे यही सवाल पूछना चाहती हूँ। भारत कैसे देखता है? भारत हम हमेशा जानते हैं कि किसी युद्ध को शुरू करना बहुत आसान होता है, उसको अंत करना बड़ा मुश्किल होता है। उसमें सिलेक्शन ऑफ एम बड़ा काम करता है कि आपका जो एम था और जो आप करना चाहते थे वो जिस एडवर्सरी को आप बताना चाहते हैं उनको भी समझ में आ गया कि आपकी क्या ताकत है। एंड सिंस इस वाले में डिफरेंशियल बहुत ज्यादा था, इसलिए समझ बहुत जल्दी आ गई।
अब आपको मैं एक बात बता दूं, वो मैं कहना चाहता था आपसे कि इजराइल ने हमेशा ये कोशिश की है कि ईरान कभी भी परमाणु बम बनाने में सक्षम नहीं हो सके। 2010 में उन्होंने साइबर अटैक किया था, उसके जरिए उन्होंने सेंट्रीफ्यूजेस को अटैक किया था और ईरान का प्रोग्राम 1 से 2 साल तक पीछे हट गया था। ये 2010 की बात है। उस वक्त जो उन्होंने ऑपरेशन का नाम दिया था ऑपरेशन ओलंपिक गेम्स, इस बार उन्होंने काइनेटिक अटैक किया है। और काइनेटिक अटैक जो किया है उसका मतलब ये है, क्योंकि 408 किलोग्राम जो 60% का यूरेनियम रिफाइंड होके बन गया है, और जैसा अभी एक पैनलिस्ट ने बताया उनके पास तो खाने हैं उसकी, तो ये जो है अगर बन करके ये 80 से ऊपर हो जाता है तो बहुत आप सक्षम और छोटे भी परमाणु बम बना सकते हैं। तो इस दिशा में, लेकिन इससे भी अगर आप परमाणु बम बनाना चाहें तो बड़े बनेंगे साइज में, लेकिन बन सकते हैं। अब आई आती काबिलियत, क्या हमारे पास वो काबिलियत है? कहते हैं कि युद्ध में आप दो देशों के बीच कोई एक निष्पक्ष रहने की स्थिति होती नहीं है। अगर आप युद्ध और शांति के बीच भी देख लें तो वहां भी एक न एक पक्ष लेना है। भारत का पक्ष है इस समय शांति, लेकिन किस तरीके से यहां संघर्ष बढ़ता जा रहा है वो तस्वीरें खुद ब खुद बयां कर रही हैं।